जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महतो सर में। आज हम लोग बात करेंगे वर्णमाला चैप्टर पर। वर्णमाला क्या होता है, वर्ण क्या होता है, और एक बार इस पूरे चैप्टर का अगर आप लोग ध्यान से देख लेते हैं तो जिंदगी में कभी भी वर्णमाला को पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं, एकदम कोई सा भी आप लोग का एग्जाम होगा, एक बार पूरे वीडियो को देखिएगा और किसी भी एग्जाम में एकदम रगड़ के आइएगा, एकदम धांसू से फाड़ के आइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक ही वीडियो में पूरा वर्णमाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए वर्णमाला क्या होता है। अक्षरों या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है अक्षर क्या हो गया, अक्षर हो गया क, ख, ग, ये सब जो है एक प्रॉपर तरीका से एक समूह में लिखा रहेगा। ये सब जितने भी चीज है ये सब एक प्रॉपर तरीका से एक समूह में लिखा रहेगा। उसी समूह को हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। उसी समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब देखते हैं हिंदी में वर्णमाला के प्रकार कितने होते हैं, हिंदी में वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी में वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी में वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्वर्ग और दूसरा होता है व्यंजन। जिसको स्वर को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वावेल्स और व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है स्वर और सेकंड होता है व्यंजन। अब सबसे पहले देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर हम उसे कहते हैं ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वर कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए जैसे अ, आ, ई, उ, ए, री, ये सब जो है स्वर वर्ण है। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब देखते हैं स्वर वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। यानी कहा जाए एक तरीके से समझने के लिए कि भाई स्वर वर्ण के भाई कितने हैं। तो स्वर वर्ण के 3 भाई होते हैं। पहला का होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा का होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब देखते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। यानी कि जिस अक्षर को बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, जिस अक्षर को बोलने में बहुत ही कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जिस अक्षर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या होता है कि जिसके उच्चारण में जिस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगे, हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगे उसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर। जिसके उच्चारण में 1 मात्रा से 2 गुना समय लगता है, 1 मात्रा से 2 गुना समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब आगे देखते हैं हम लोग प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है। तो प्लुत स्वर होता है कि जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर क्या होता है कि जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का 3 गुना समय लगता है उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हे पिता, हे मोहन, हे कृष्णा, हे राधा, ये सब जो है
प्लुत स्वर होता है। अब हम लोग जो एक मात्रा पढ़ते हैं क, का, की, तो मात्रा किसे कहते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, मात्रा किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोग बताते हैं कि मात्रा किसे कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए कि मात्रा हम उसे कहते हैं स्वरों के प्रतिध्वनि रूप, स्वरों के प्रतिध्वनि रूप जिनसे व्यंजन वर्णों का उच्चारण हो पाता है उसे हम लोग मात्रा कहते हैं। यानी स्वरों के प्रतिध्वनि रूप जिनसे व्यंजन वर्णों का उच्चारण हो पाता है उसे हम लोग मात्रा बोलते हैं, जिसको हम लोग 12 खड़ी बोलते हैं। आगे देखते हैं, जैसे देखिए अब आता है उच्चारण स्थान। इसमें सबसे वर्णमाला में सबसे मेन जो होता है वो होता है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए स्वर का, ये स्वर का उच्चारण स्थान क्या क्या है, देखिए अ आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, अ आ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ, ई का उच्चारण स्थान हो गया तालु, उ का उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ, री का उच्चारण स्थान हो गया मूर्धर और ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ और तालु। उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 5 होते हैं, कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, दंत। तो अ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ, ई का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, उ का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ, री का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धर और ए का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ और तालु। एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ देगा कि आ का उच्चारण स्थान क्या बोलिएगा, आ का उच्चारण स्थान क्या बोलिएगा, तो आ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ। जिसका आवाज डायरेक्ट एकदम कंठ से निकलता हो, बोलने में कोई चीज कहीं भी जो हमारा जीभ है वो कहीं भी स्पर्श नहीं करता है, जैसे आ, ये हमको बोलने में कहीं भी कोई हमारा जीभ स्पर्श नहीं करता है। एक बार आप लोग भी बोल के ट्राई कीजिए ना, अब बोलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा डायरेक्ट आवाज जो हो रहा है कंठ से निकल रहा है। अब वही एक बार आपसे पूछ देगा कि ई बोलिएगा तो जो आपका जीभ ही है, जीभ जो है आपका ऊपर टच कर रहा है, जीभ जो है आपका ऊपर टच कर रहा है। एक बार ई बोलिए, ई बोलने में क्या हो रहा है, हमारा और जो जीभ है वो तालु में टच कर रहा है, तो इसलिए वो हो जाएगा तालु। अब एक बार ऊ बोल के देखिए, तो ऊ बोलने से हमारा ओठ क्या हो रहा है, टच हो रहा है। ऊ बोलने में हमारा ओठ ज्यादा काम कर रहा है, तो हमारा हो जाएगा ओष्ठ। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण की किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण 33 प्रकार के होते हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। या एक तरह से हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ये भी बोलेंगे तो कोई काटने वाला नहीं है। देखिए, और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33 होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क, ख, ग, घ, अंग, यानी क से लेके व, य, र, ल, व तक ये सब क्या है, व्यंजन वर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण के प्रकार, व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से बाहर निकलती है और उस समय किसी विशेष स्थान का स्पर्श होता है उन्हें हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक बात समझिए, जिन वर्णों का, जिन व्यंजनों का हम लोग को उच्चारण करते समय, नहीं समझ में आया एग्जाम्पल से, परिभाषा से, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है अब उस समय किसी विशेष स्थान को स्पर्श करती है तो उन्हें हम लोग व्यंजन कहा जाए, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हूं ना, टेंशन मत लीजिए, मैं समझा देता हूं। देखिए, छोड़िए गोली मारिए परिभाषा को। देखिए, किसी भी व्यंजन वर्ण का अगर हम लोग उच्चारण करते हैं, बोलते हैं
और बोलते समय जो हम मुंह से जो हवा निकलती है, और हवा निकलने के बाद वो क्या होती है, हवा बाहर निकलती है। और जब भी हम कोई चीज बोलते हैं और जीभ हमारा किसी भी एक जगह को टच करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जैसे देखिए क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, ये हमारा हो जाएगा कंठ हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन 5 प्रकार का होता है, कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, दंत। कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, दंत। तो क ख ग घ अंग, ये जब आप लोग बोलते हैं तो इसका डायरेक्ट उच्चारण जो होता है हमारे कंठ से होता है। इसका डायरेक्ट जो उच्चारण होता है हमारे कहां से होता है, कंठ से होता है। अब यही पढ़ेंगे हम लोग, च से पढ़ेंगे, च छ ज झ य, च छ ज झ य। यह जो हमारा जीभ है वो ऊपर की तरफ टच कर रहा है, यानी कि हमारे तालु में बोलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं तालु। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। इसको हम लोग तालु बोलते हैं। अब आगे देखते हैं ट ठ ड ढ अड़, ट ठ ड ढ अड़। तो ये हमारा जो जीभ है वो ऊपर और नीचे, ट ठ ड ढ अड़, ये हमारा जो जीभ है ऊपर और नीचे बोलता है, लड़ता है, टच करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मूर्धा। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मूर्धा बोलेंगे। अब आगे देखते हैं त थ द ध न, जो हमारा जीभ है त थ द ध न, एक बार आप लोग भी बोल के चेक कीजिए, बोलिए त थ द ध न। जीभ जो होता है वो बोलने में हमारे दांत में टच करता है, और जब यह दांत में टच करता है, ठेकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे दंत। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग दंत बोलेंगे। अब आगे देखते हैं प फ ब भ म, यह जो होता है इसमें हमारा ओठ काम करता है। बढ़िए, प फ ब भ म, प फ ब भ म को हम लोग बोलते हैं ओष्ठ। क्या बोलते हैं, ओष्ठ बोलते हैं। इसको हम लोग ओष्ठ बोलते हैं। यानी क ख ग घ का उच्चारण कंठ से होता है, च छ ज का उच्चारण तालु से होता है, ट ठ ड ढ का उच्चारण मूर्धा से होता है, त थ द ध न का उच्चारण जो होता है वो दंत से होता है, प फ ब भ म का उच्चारण जो होता है वह ओष्ठ से होता है। एक कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क ख ग को कवर्ग बोलता है, क ख ग को कुवर्ग बोला जाता है, च छ ज को चवर्ग बोला जाता है, च छ ज को स्वर्ग बोला जाता है, ट ठ ड ढ को टवर्ग बोला जाता है, त थ द ध को तवर्ग बोला जाता है, और प फ ब भ को पवर्ग बोला जाता है। बात समझ में आया। क ख ग घ अंग को हम लोग कंठ बोलते हैं, च छ ज झ य को हम लोग तालु बोलते हैं, त थ द ध सॉरी च छ ज झ न को हम च छ ज झ य को हम लोग तालु बोलते हैं, ट ठ ड ढ न को अण को हम लोग क्या बोलते हैं, ट ठ ड ढ अण को हम लोग मूर्धा बोलते हैं, त थ द ध न को हम लोग क्या बोलते हैं, दंत बोलते हैं, प फ ब भ म को हम लोग क्या बोलते हैं, ओष्ठ बोलते हैं। कोई आप लोगों से पूछ देगा कि ब का उच्चारण स्थान बताइए, ब का उच्चारण स्थान आपसे कोई पूछ देगा तो ब डायरेक्ट हम लोग क्या बोलेंगे, उच्चारण कर लेंगे ब। ब बोलने में हमारा जो है ओठ काम कर रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा ओष्ठ। अगर कोई आपसे पूछ देगा कि झ का उच्चारण स्थान बताइए, च छ ज झ, झ का अगर आप लोगों से कोई उच्चारण स्थान पूछता है तो आप डायरेक्ट उच्चारण कीजिए च छ ज झ, कि देखिए कि हमारा जीभिया कहां ठेकता है। जीभिया अगर ऊपर ठेकता है तो उसको बोल दीजिएगा क्या, तालु। अगर आप लोगों से कोई पूछ देगा कि ग का उच्चारण स्थान, तो आप लोग डायरेक्ट एक बार उच्चारण कीजिए, क्या पूछे हैं, ग, तो ग के उच्चारण स्थान बोलिएगा तो ग। ग बोलने में देखेंगे कि हमारा केवल फेफड़ा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, ये फेफड़ा काम कर रहा है। और जब फेफड़ा काम कर रहा है तो इसमें जिसको हम लोग तरह से कंठ भी बोलते हैं, अगर इसको दबा के बोलेंगे ना पता चले आवाजें नहीं निकलेगा। बात समझ में गया। तो सारा काम किसी से होता है, कंठ से होता है। कंठ को दबा देंगे तो कोई आवाज निकलने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट किस तरह से निकलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्या होता है, अंतरस्थ व्यंजन।
अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के मध्य में स्थित होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के मध्य में होता है उसे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, यह हमारा हो गया अंतःस्थ व्यंजन। अब देखते हैं थर्ड होता है उष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से घिसती हुई महसूस होती है उसे हम लोग उष्म व्यंजन बोलते हैं। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय रगड़ या घर्षण या हवा घिसती हुई महसूस होती है उसे हम लोग उष्म व्यंजन बोलते हैं। जैसे बोलिए तलाबी स, मुधानी स, दांती स। तो ऐसे बोलने में से हमारे जो मुख में से जो जीभ है, दांत है, ओष्ठ है, इसमें से क्या हो रहा है? रगड़ घर्षण उत्पन्न हो रहा है। रगड़ घर्षण जब उत्पन्न होता है तो उसमें क्या होता है? उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन बोलते हैं। उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। अब व्यंजन का वर्गीकरण देखिए, वही बताया व्यंजन का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हुआ है। कंठय बताया आप लोगों को पहले ही, व्यंजन का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। देखिए कंठ्य, तालु, तलव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, दंतोष्ठ, अनुनासिक। यानी क, ख, ग, घ, अंग, ह को हम लोग बोलते हैं कंठ, च, छ, ज, झ, य और य स को ये हो जाएगा तलव्य। ये हो गया ट, ठ, ड, ढ, ड़, यम मूर्धनी स और र, ये हो गया मूर्धन्य। और त, थ, द, ध, न, ल और स, ये हो गया दंत्य। और उसके बाद प, फ, ब, भ, म, ये हो गया ओष्ठ्य। उसके बाद व, तो ये हो जाएगा दंतोष्ठ। और अनुनासिका जो होता है, अनुनासिका में अंग, अड़, न, म, ये सब जो होते हैं यह अनुनासिका। अनुनासिका किसे बोलते हैं? तो अंग, अड़, न और म को हम लोग अनुनासिका बोलते हैं। ठीक है। अगर आज का हमारा यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग सिलवासा से विजिट करते हैं तो हमारा कोचिंग सेंटर का नाम है एजुकेशन पॉइंट क्लासेज। यहाँ पर हमारे यहाँ 6 to 12 तक की क्लासेज होती है। साइंस और कॉमर्स की भी क्लासेस होती है और यहाँ पर हमारे यहाँ बेस्ट फैकल्टी के द्वारा तैयारी कराई जाती है। अगर हमारे आप लोग एड्रेस पे आते हैं तो कोचिंग का हमारा एड्रेस है गुरु कृपा कॉम्प्लेक्स 2nd फ्लोर नियर मिनी बस स्टैंड टोकर खड़ा सिलवासा। ये हमारा कोचिंग सेंटर का व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर दोनों है। और आप लोगों को विशेष जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग कॉल करके पता कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लाल का बटमिया को दबाना आप लोग मत भूलिए। ठीक है, लाल का बटमिया को बराबर दबाइए, क्योंकि जब बढ़िया अच्छा वीडियो बनता है ना या बनाता है तो वीडियो जाएगा तो आप लोगों के पास मैसेज चला जाएगा। क्योंकि हमारे पास बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी हैं। चाहे आप मैथ पढ़िए, चाहे आप फिजिक्स पढ़िए, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो बेस्ट फैकल्टी है। तो आप लोग ललका बटमिया को दबा के रखिएगा ना। अब इसके बगल में घंटियों होता है, घंटियों में 3 गो ऑप्शन आता है तो उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिएगा। और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में जितने भी यहाँ से वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगा वो सारा मैसेज आपके पास चला जाएगा, उसका सारा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।